हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है बिहार सिविल कोर्ट और बिहार बीपीएससी। देखिए, बिहार में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ख़ास है। ये जो है बहुत ही ख़ास है। क्यों है ख़ास, इसकी हम सारी वजह आपको बताते हैं। देखिए, ये अब जो कंटेंट है वो बिल्कुल एनसीईआरटी में डीपली पूछा जाता है। तो आज हमने क्वेश्चन लाया है वो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड और डीपली क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, इस वीडियो में ये है कि एनसीईआरटी आधारित है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने पूरा ऑप्शन का भी सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए और कैसा आपको प्रैक्टिस लगता है ये आप कमेंट में बताइएगा। और आप अगर कंटिन्यू चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कि सर इसको कंटिन्यू कीजिए, तो मैं डेली आपको 9 बजे ये प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। देखिए, इसमें कुछ इजी क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हार्ड है। तो जैसा कि अब आपसे हम बात करते हैं कि जैसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले हम जो जानते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ओम क्या है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, जिसका नाम जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज ओम के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है और मैं ये एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग थोड़ा 2 मिनट देके सुन लीजिएगा कि सर क्या बता रहे हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से बात करते हैं कि पहला ऑप्शन जो है सीमेंस। सीमेंस क्या है, तो सीमेंस ऐसा, ये भी एक एसआई संगत है जो विद्युत चालन की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, विद्युत चालन की है। ठीक है, और ये है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो इसमें जो ऑप्शन था वो प्रतिरोध है। उसके बाद कूलम्ब के बारे में जानते हैं, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। तो इतना बात आपको समझ में आ गई, इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, यह करेंसी नोट जारी करता है। उसके बाद है यह वाणिज्य कॉमर्शियल को आरक्षित नकदी का भी रक्षक है। यह सरकार को बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रावधान करता है। यह प्रभुति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन है 4। कहिएगा क्या है, तो देश में करेंसी नोटों की छपाई पर रिजर्व बैंक का एकाधिकार होता है। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया। उसके रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो अन्य बैंक सामान्यतः अपने ग्राहकों के लिए करती है। समझ में आ गया रिजर्व बैंक का क्या कार्य है। इसके बाद इसमें एक होता है सेबी, जिसका कि आप नाम जानते होंगे, क्या नाम है उसका, सेबी। इसका क्या काम होता है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, सेबी की स्थापना जो हुई थी मुख्य रूप से प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी। मान लीजिए कोई अगर 4000 करोड़ खर्च करता है किसी चीज़ पर, तो उसको रक्षा भी तो मिलनी चाहिए, उसको सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। तो सरकार ने ये सब रखते हुए ये चीज़ किया है। तो यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। इतना बात समझ में आ गया। आइए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन क्या है सो समझिएगा। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ट्रेन 18 के नाम से इसको इसलिए जानता है क्योंकि 18 महीने में ये बन के तैयार हो गया था, इसका निर्माण किया गया था। तो यह एक भारतीय हाई सेमी है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे मातरम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम तो कोई ट्रेन नहीं है, वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको 18 माह का ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 18 में बन के तैयार हुआ था। ये 18 महीने में बन के कंप्लीट हो गया था। कहाँ बना था, तो यह चेन्नई में बना था। चेन्नई में डिजाइन और इमिट किया गया था, चेन्नई के पेरम्बूर शहर में। ठीक है, बात आ गई समझ में, इतना बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन किसको किस में रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में नहीं, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं। उसके बाद है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में नहीं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना क्वेश्चन बताए होंगे वो सब आपका सही होगा। अब हम आगे बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा समझिएगा कि भारत में बचत बैंक खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाते हैं, तो ये आरबीआई के द्वारा नहीं, आरबीआई बैंक को निर्धारित करती है।
इसको आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंक एसोसिएशन को नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्र इसमें संबंधित बैंक ये डिसाइड करता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि कभी कभी सभी बैंक का अलग अलग होता है। ठीक है, इस बचत बैंक के खाते में प्रति वर्ष 2.70 से मतलब 2.70% से लेके 5.25% ब्याज तक दर भी दिया जा सकता है, लेकिन यह बैंक खाते में रखी गई राशि पर निर्भर करता है कि आपका राशि कितना है। समझ में आ गया। उसके बाद पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन्स की कमी से क्वाशियोरकोर होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद इसमें थोड़ा सा देखिए कि विकासशील देशों में समिति खाद्य आपूर्ति, स्वच्छ और बच्चों को पर्याप्त आहार देने के महत्व के बारे में शिक्षा की कमी एक समान बात कही गई है। ये बात आपको समझ में आ गई कि देखिए कि बच्चों में जो मुख्य कारण प्रोटीन या आवश्यक होता है विटामिन और खनिज की पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखने में इजी लगेगा लेकिन इसका क्वेश्चन आपको घुमा देगा। आइए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है। तो द्रव जो होता है ये पारा होता है। इसका दूसरा नाम है मरकरी। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम है मरकरी। ये बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे जो करते हैं, मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका गलनांक जो होता है, इसका गलनांक याद रखिएगा -39 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद इसमें देखिए कि अन्य सभी धातुओं के विपरीत पारा अन्य परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को साझा नहीं करते हैं। पारा के अंदर जो पाए जाते हैं, वो पाए जाने वाली अणु नाभिक में मजबूती से जुड़े होते हैं और वे इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि सापेक्ष प्रवेग को प्रभावित करते हैं। इतना बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए कुतुब मीनार, कुतुब जनरल साइंस है तो इसमें मिक्स हम लिए हैं, एक दो हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी का भी कुछ क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है। तो दिल्ली में जो बनने वाली पहली मस्जिद है वो है कुब्बत उल इस्लाम का। ठीक है, ये 4 नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 1193 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1193 ईस्वी में करवाया था। ये बात समझ में आ गया कि नहीं। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल के नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का जो ये है वो एलन क्लिमन नहीं, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप इसका डेट लिख लीजिए कि 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके रॉबर्ट क्लाइव में नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक ने बंगाल के अंतिम नवाब सिरजा उदौला की सेना को पराजित किया था इसी में। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव ही किया था। क्लाइव की जीत में अंततः ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गई थी। यही जीता था उसके बाद। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है वो देखिए क्या है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार बोलेगा तो आप ये 44वां, ठीक है, 44वां है संपत्ति के आधार का। उसके बाद देखिए कि संविधान में क्या दिया गया है, संशोधन इसमें क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया। उसके बाद है संविधान में एक नया अनुच्छेद 301 को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? 301 को। तो ये क्या जोड़ा हो गया है कि जिसमें यह प्रावधान था कि विधि के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इसको जोड़ा गया है। अब आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो भारतीय संविधान जो है ये ऑप्शन नंबर 4 जैसे व्यवसाय का अधिकार की मौलिक संगति नहीं देता है, गारंटी नहीं देता है। स्वाधीनता का अधिकार देता है, समानता का, धार्मिक का, ये सब देता है। अब व्यवसाय आप क्या कीजिएगा ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं क्या है क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं।
आगे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। बताइए, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, ये थे भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर। बी.आर. अंबेडकर ने, जो भीमराव अंबेडकर थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं की थी। समझ में आ गया। उसके संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष होने के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये तो आप समझ में आ गए होंगे, ये क्लियर है। भारतीय संविधान के जनक तो भीमराव अंबेडकर। आगे हम बात करते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको देखिए। उसके बाद है क्लेटमेंट इटली जो विवाद, जो विवाद क्या है, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। क्लेटमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ... के सदस्य के रूप में भारत आए थे। बताइए किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे? वाइबेल योजना? नहीं, वाइबेल योजना के सदस्य के रूप में नहीं, ये साइमन कमीशन के रूप में भारत आए थे। क्रिप्स कमीशन नहीं, कैबिनेट मिशन में नहीं। क्या था इसमें समझिए, भारतीय संविधान आयोग जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, यह ब्रिटिश सरकार ने 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में, कब 1927 में, कब किया था 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसको देखिए। एक बार समझिए, 1 मिनट। इसमें जो जॉन साइमन की अध्यक्षता में इनको क्या किया गया, साइमन की अध्यक्षता में जो किया गया था 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 एक अधिनियम था ना भारत सरकार का, वो कार्य प्रणाली की समीक्षा करने एवं भविष्य में उपायों का सुझाव देने हेतु इनको नियुक्त किया गया था कि मतलब ये जो चल रहा है योजना ये सही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्लेमेंट इटली ने इस आयोग के सदस्य थे। वो बाद में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता एवं विभाजन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? तो 1947 में। भारत और ब्रिटेन जब ये हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे कौन? क्लेटमेंट इटली। समझ में आ गया। उसके बाद हम एक दोस्तों जरूरी एक सूचना है, समझिए कि 20-25 क्वेश्चन अभी हम करवा दिए हैं। उसके बाद है कि बीपीएससी ट्री के जितने भी बच्चे हैं ये प्रैक्टिस सेट अगर लगाना चाहते हैं, इसी तरह का कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमको कमेंट में बता दीजिए कि सर आप ऐसा वीडियो लाइए, प्रैक्टिस सेशन हम लोग डेली करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड होता है और जितने भी मेरे प्यारे बच्चों हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।